ये कहानी है एक अनाथ लड़के सोहन की, जो अपने काका मोतीलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बहुत पहले की बात है। मोतीलाल गणेश मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी उसे एक अनाथ लड़का सोहन दिखाई दिया। मोतीलाल उस अनाथ लड़के को अपने साथ घर ले आया और एक बेटे की तरह उसकी परवरिश की। मोतीलाल गांव में सब्जियां बेचा करता था। सोहन भी उसके साथ सब्जियां बेचने जाया करता। अब सोहन बड़ा हो गया था। मोहनलाल ने उस अनाथ बच्चे की परवरिश करके उसे एक ईमानदार और नेक दिल इंसान बनाया था। सोहन के ठेले पर जो भी सब्जी खरीदने आता, वो कभी खाली हाथ न लौटता। एक बेसहारा औरत अपने छोटे बच्चे के साथ सब्जी खरीदने आती है। भैया कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास? आलू है, बैगन है, गोभी है। बताइए आपको कौन सी सब्जी चाहिए? उस बेसहारा औरत का बच्चा भूखा था, लेकिन उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। भैया मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ सब्जियां उधार दे सकते हैं? सोहन उसके मासूम बच्चे की तरफ देखकर उससे पूछता है। इस बच्चे के पिता कहाँ हैं और वो क्या काम करते हैं? वो औरत अपने बच्चे की ओर देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। मेरे बच्चे के सर से उसके पिता का साया उठ गया है। हमारी हालत बहुत खराब है। उस बेसहारा औरत की बेबसी को देखकर सोहन का दिल भर आया। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हें जो सब्जियां चाहिए ले जाओ और पैसे की चिंता ना करो। उस औरत ने हाथ जोड़कर सोहन को धन्यवाद दिया। मैं भी एक अनाथ हूँ बहन। मेरे काका ने मुझे मंदिर से उठाकर पाला है। मैं पेट की भूख समझता हूँ। अगर आपका बच्चा भूखे पेट सोएगा तो मुझे भी रात में नींद नहीं आएगी। भैया तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग अगर इस दुनिया में हो तो रात में कोई भी गरीब इंसान भूखा न सोए। सोहन ने सब्जी का थैला उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। वो औरत सब्जी का थैला लेकर सोहन को दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। जिस गांव में सोहन रहता था वो वीरपुर राज्य में आता था। वीरपुर राज्य के राजा थे धर्मपाल। धर्मपाल अपने नाम के अनुसार धर्म में अडिग थे। वो एक निष्ठावान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके मंत्री का नाम प्रभाकर था। वो राजा के सलाहकार थे और राज्य के खजाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। राजा की पत्नी का नाम रानी सुमित्रा था। वो राज्य की राजनीति और जनता की भलाई के लिए राजा का मार्गदर्शन करती थी। राजा धर्मपाल की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें अपनी ही तरह एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो उनके बाद वीरपुर राज्य की बागडोर संभाल सके। मंत्री प्रभाकर, आपको तो पता ही है कि हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे बाद इतने बड़े राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? राजन, हम इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी ऐसे ही किसी को नहीं सौंप सकते। हमें राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी की परीक्षा लेनी होगी। रानी सुमित्रा, क्या आप मंत्री प्रभाकर की बात से सहमत हैं? रानी सुमित्रा अपने पति राजा धर्मपाल को पुत्र का सुख नहीं दे पाई थी, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो ही वीरपुर राज्य के उत्तराधिकारी को खोजेंगी। महाराज, हमारा वीरपुर राज्य सत्य और न्याय पर चलता है। हमें ऐसा राजा खोजना होगा जो अपने से पहले अपनी प्रजा का पेट भरने के बारे में सोचे। आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। आपको मुझसे भी ज्यादा वीरपुर राज्य की प्रजा से प्रेम है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ही अपनी प्रजा के लिए एक राजा चुनें जो इस राज्य की बागडोर संभाल सकें। रानी को राजा धर्मपाल का ये प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि अपनी प्रजा के लिए वो ऐसा राजा चुनना चाहती थी जो अपने से पहले वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। मंत्री जी, आप हमारे राज्य के सभी गांव में जाइए और देखिए कौन सा व्यक्ति अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखता है। ऐसा कौन है जो खुद भूखा रह लेगा लेकिन दूसरे को भूखा नहीं सोने देगा। इधर सोहन सब्जी बेचकर शाम को अपने घर वापस आता है। बेटा सोहन, आज कितनी सब्जियां बेचकर आया है? काका, सब्जियां तो सारी बिक गई, लेकिन आज मुनाफा कुछ खास नहीं हो पाया। मुनाफा क्यों नहीं हो पाया बेटा? क्या आज भी तुमने सारी सब्जियां मुफ्त में बांट दी? एक औरत अपना बच्चा लेकर मेरे ठेले पर सब्जी खरीदने आई थी। उसका बच्चा भूखा था पर उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको मुफ्त में सब्जी दे दी। तूने अच्छा किया बेटा जो उस बेसहारा औरत की मदद की। लेकिन बेटा, लोगों की मदद करने के साथ अपने मुनाफे पर भी ध्यान दे। काका, सब्जी बेचने से इतना मुनाफा मिल जाता है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए।
इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैंने भी अपने जीवन में लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन मैं हमेशा गरीब ही रहा। इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ कि अपने सब्जियों के व्यापार पर भी ध्यान दे। मोहनलाल काका अपने जीवन का अनुभव सोहन को बता रहे थे कि लोगों की मदद के साथ अपने मुनाफे और अपने व्यापार पर भी ध्यान दो। लेकिन सोहन 2 वक्त की रोटी पाकर ही खुश था। इधर मंत्री प्रभाकर अपने राज्य के पास स्थित गांव में जाकर एक कुशल राजा की तलाश करने लगे। सोहन गांव में सब्जी बेचने निकलता है। तभी एक बूढ़ी औरत सोहन के पास आई। कुछ सब्जियां मिलेंगी क्या बेटा? बहुत भूख लगी है और घर में भी कुछ खाने को नहीं है। अम्मा, आपके पास पैसे हैं क्या, या सब्जी उधारी में लिख दूं? मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे? इस बुढ़ापे में मुझसे कोई काम भी तो नहीं होता, और बिना काम के कौन देगा पैसे मुझे? कोई बात नहीं अम्मा, आप सब्जियां ले जाइए और अपनी भूख मिटाइए। इतना कहकर सोहन ने उस बुढ़िया को सब्जियां दे दी। सोहन अपने पास से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। मंत्री प्रभाकर पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। वो महारानी सुमित्रा के पास ये समाचार लेकर जाते हैं। महारानी सुमित्रा को मेरा नमस्कार। महारानी जी, जैसा आपने आदेश दिया था उसके अनुसार एक लड़का मिला है। वो बहुत ही नेक दिल और दयालु है। क्या वो राजा बनने के लायक है? क्या वो इतने बड़े राज्य की प्रजा का ध्यान रख पाएगा? वो एक सब्जी बेचने वाला मामूली लड़का है, हमें पहले उसे परखना होगा। आपने सही कहा मंत्री जी, मैं खुद भेष बदलकर उससे मिलने जाऊंगी। रानी सुमित्रा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर एक साध्वी का भेष धारण किया। अब उन्हें पहचान पाना मुश्किल था कि वो वीरपुर राज्य की महारानी है। महारानी जी, आपको इस भेष में देखकर मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि आप हमारे राज्य की महारानी हैं। जब तक मैं उस लड़के को परख कर राजमहल में वापस न आ जाऊं, किसी को भी मेरे इस रूप का पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर रानी सुमित्रा सोहन के ठेले पर सब्जी खरीदने जाती हैं। मैंने सुना है तुम लोगों की बहुत मदद करते हो, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में सब्जियां दे देते हो। मैं एक अनाथ हूँ, मुझे भी मेरे काका ने मंदिर से उठाकर पाला है। उन्होंने ही सिखाया है कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसे ही मुफ्त में सब्जियां बांटोगे तो मुनाफा क्या कमाओगे? खुद भूखा सोना पड़ेगा तुम्हें। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने ठेले से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो राजा होना चाहिए। रानी की बात सुनकर सोहन हंसने लगता है। आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं तो सब्जी बेचने वाला एक मामूली लड़का हूँ, और राजा बनने के लिए तो खानदानी शाही खून चाहिए। राजा बनने के लिए शाही खून नहीं चाहिए, एक बड़ी सोच चाहिए और एक नियत चाहिए जो दूसरों का भला सोच सके। रानी की बात ने सोहन को गहरी सोच में डाल दिया। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूं, इससे ज्यादा मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए। रानी सुमित्रा सोहन की बातें सुनकर उससे प्रभावित हो गईं। उसे किसी बड़े पद का लालच नहीं था, उसे तो बस निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी थी। मैं तुम्हारे पास सब्जियां खरीदने आई हूँ, बताओ कितने रुपए की हैं सब्जियां? आप एक साधु हैं, मैं आपसे सब्जियों के पैसे नहीं ले सकता। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर सोहन ने सब्जी का थैला रानी की ओर बढ़ा दिया। रानी सब्जी लेकर चली गयी। वो सोहन की बातों से संतुष्ट थीं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठती है। रानी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ शंका थी। रानी सुमित्रा और मंत्री प्रभाकर, आप दोनों ने सारे राज्य में और उनसे जुड़े गांव में तलाश की। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इस राज्य को संभाल सके? महाराज, एक लड़का मिला है, उसका नाम सोहन है। वो सब्जियां बेचा करता है और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में सब्जियां दिया करता है। मंत्री जी, क्या आप उस लड़के से मिले हैं? आपकी क्या राय है? महाराज, सिर्फ नेकदिल होने से और लोगों की मदद करने से कोई राजा का पद नहीं संभाल सकता। राजा की अपने प्रजा के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। राजा का पद मिलते ही व्यक्ति बदल जाता है और उसमें लालच आ जाता है। राजा धर्मपाल भी ये बात जानते थे कि राजा की गद्दी पर बैठते ही किसी के भी व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है। वो अपनी प्रजा को भूलकर महल के ऐशो आराम में लिप्त हो जाता है। मैं आप दोनों की राय से सहमत हूँ। क्यों ना हम उस लड़के को राजमहल बुला लें
और उसे राजसभा में एक बड़े पद का लालच देकर उसकी परीक्षा ले। राजा धर्मपाल की सलाह रानी सुमित्रा और मंत्री प्रभाकर को बहुत अच्छी लगी। रानी ने एक सैनिक को आदेश देकर सोहन के घर भेज दिया। इधर सोहन शाम को अपने घर लौटता है और मोतीलाल काका को उस साध्वी के बारे में बताता है। काका, आज मेरे ठेले पर एक साध्वी आई थी। वो कह रही थी कि जो दूसरों की मदद करे और अपने खाने से पहले दूसरों को भोजन दे, उसे राजा बनना चाहिए। सोहन की बात सुनकर मोतीलाल काका हंसने लगे। राजा का बेटा ही हमेशा राजा बनता है और राजा लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें गरीबों की कोई परवाह नहीं होती। आप सही कह रहे हैं काका। हम गरीब तो अपना पेट भर लें, यही बहुत है। राजा तो सिर्फ गरीबों को लूटते हैं और अपना खजाना भरते हैं। सोहन को पता नहीं था कि अगली सुबह उसका भाग्य बदलने वाला है। रानी का सैनिक उसके पास एक संदेश लेकर आता है। राजमहल से आपके लिए आमंत्रण आया है। आपको इस राज्य के राजा धर्मपाल ने बुलवाया है। सोहन उस सैनिक की बात सुनकर थोड़ा डर जाता है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो महाराज मुझे बुला रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला लड़का हूँ। बेटा सोहन, तुझे महाराज से मिलने जाना चाहिए। तू डर मत, तूने कोई गलती नहीं की है। लेकिन काका, मुझे डर लग रहा है। महाराज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बेटा, डरता वो है जो झूठा होता है। और महाराज तुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये तो तुझे उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। बस तू निडर होकर जा और उनसे सच बोलना। सोहन राजमहल में जाता है और राजा के सामने जाकर अपने काका की कही बातों को याद करता है। हमारे राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सोहन निडर होकर बहुत ही विनम्र भाव से बोलता है। महाराज, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ जो आपने मेरे बारे में सुना है? मैं तो आपकी प्रजा में रहने वाला एक मामूली सा लड़का हूँ। सोहन बेटा, आदमी अपने धन और दौलत से बड़ा नहीं होता, वो अपनी सोच से बड़ा होता है। सोहन अपना नाम रानी के मुंह से सुनकर चौंक जाता है। महारानी जी, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आप तो मुझसे कभी नहीं मिली हैं। मैं तुमसे मिल भी चुकी हूँ और तुमसे बातें करके तुम्हारी सोच को परख भी चुकी हूँ। इसीलिए तो मैं इस दरबार में तुम्हें कोई बड़ा पद देना चाहती हूँ। सोहन महारानी को ध्यान से देखकर पहचान जाता है। आप तो वही साध्वी हैं जो मेरे ठेले पर मुझसे सब्जी खरीदने आई थी और मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। वो तुम्हारी एक परीक्षा थी बेटा, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। बताओ, तुम्हें इस राज दरबार में कौन सा पद चाहिए? मुझे कोई बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए महाराज। मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जिससे कि मैं प्रजा की सेवा करूं और उनकी भलाई कर सकूं। ठीक है, तुम हमारे राज्य के दीवान रघुनाथ के साथ काम करोगे। प्रजा के मसले वही देखते हैं। दीवान रघुनाथ प्रजा की समस्या को राजा तक पहुंचाते थे और राजमहल से मिलने वाली सुविधाओं को जनता तक पहुंचाते थे। महाराज, राजसी भंडार घर बनाने के लिए जो जमीन चाहिए, किसान वो जमीन देने से मना कर रहे हैं। रघुनाथ जी, आप सोहन को किसानों के पास ले जाइए। अब से प्रजा के मसले वही हल करेगा। दीवान रघुनाथ सोहन को किसानों से मिलाने के लिए ले जाते हैं। सरकार, हम अपनी जमीन राजा को नहीं दे सकते हैं। अगर हमने अपनी जमीन दे दी तो हम खेती कहाँ करेंगे? सोहन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि दीवान साहब गरीब किसानों की जमीन क्यों मांग रहे हैं। रघुनाथ जी, आप इन गरीब किसानों की जमीन लेकर राजा को क्यों देना चाहते हैं? असल में बात यह थी, किसान जो खेती करके फसल उगाते थे, वो फसल गांव के कुछ व्यापारी किसानों से कम दामों में खरीदकर दूसरे राज्य में ज्यादा दामों में बेचा करते थे और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। अगर आप लोग ये जमीन राजा को देते हैं तो इसमें आप लोगों का ही फायदा होगा। यहाँ राजसी भंडार घर बनेगा और उसमें राजा आपकी फसल सही दाम पर खरीदकर इस भंडार घर में रखेंगे। अब सोहन सारी बात समझ लेता है। आप लोग इतनी मेहनत करके जो फसल उगाते हैं उसका सारा मुनाफा गांव के व्यापारी ले जाते हैं। अगर यहाँ राजसी भंडार घर बनेगा तो आप लोग अपनी फसल उचित दाम पर बेच पाएंगे और आपकी मेहनत का मुनाफा आपको मिलेगा। आपकी बात तो ठीक है दीवान साहब, लेकिन आपको हमारी जमीन ही क्यों चाहिए? इस राज्य में और किसानों की जमीन भी तो है। आपकी जमीन इस गांव के बीच में है। अगर भंडार घर का निर्माण यहाँ हुआ तो सारे किसान बहुत आसानी से अपनी फसल लाकर यहाँ बेच पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास जमीन ही नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे और फसल कहाँ उगाएंगे? आपको इस जमीन के बदले राजा की तरफ से इसके बराबर दूसरी जमीन दी जाएगी
और आपको ये जमीन छोड़ने के बदले मुआवजा भी दिया जाएगा। किसानों को सोहन का ये प्रस्ताव पसंद आया, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि आपकी जमीन पर भंडार घर का निर्माण होगा, इसीलिए इसको बनाने का सारा काम आप लोग करेंगे और इसकी मजदूरी भी आप लोगों को ही मिलेगी। अब किसान पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। उन्हें अपनी जमीन के बदले दूसरी जमीन दी जा रही थी, साथ में मुआवजा मिल रहा था और भंडार घर को बनाने का काम भी मिल गया था। ठीक है, हम अपनी जमीन राजा को देने के लिए तैयार हैं। अगले दिन राज दरबार लगता है और दीवान रघुनाथ राजा को बताते हैं कि कैसे सोहन ने किसानों को जमीन देने के लिए मना लिया है। तुमने किसानों से भंडार घर बनाने के लिए जमीन ली और बदले में उनको मुआवजा दिया। हम तुम्हारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए और अब तुम हमारे साथ इस राज दरबार में बैठोगे। महाराज, मैंने जो किया वो किसानों की भलाई के लिए किया और मुझे राज दरबार में कोई बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए। बेटा, तुम हमारे साथ राज दरबार में बैठो और प्रजा की भलाई के लिए योजनाएं बनाओ। सोहन को दरबार में एक कुर्सी मिल गई थी। वो अब प्रजा के मसले सुलझाने लगा था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन सोहन को पता नहीं था कि एक बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही है। मोतीलाल काम के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तभी एक औरत उनके पास आती है। मैंने सुना है कि आपका बेटा सोहन राजा के दरबार में बैठता है। मुझे उसके मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बताइए, आपको क्या मदद चाहिए? मेरे सोने के गहने चोरी हो गए हैं। वो मेरे जीवन भर की कमाई थी। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। क्या आप जानती हैं कि आपके गहने किसने चोरी किए हैं? हाँ, मैं चोर को पहचानती हूँ। आप मुझे राजा के दरबार में ले चलिए। मैं आपके बेटे सोहन को ही चोर का नाम बताऊंगी। मोतीलाल उस औरत को राजा के दरबार में ले जाता है। वहाँ पर सभी जानते थे कि मोतीलाल सोहन के काका हैं। महाराज, इनके सोने के गहने चोरी हो गए हैं और ये चोर को पहचानती है। सोहन, तुम्हारे काका इस औरत को हमारे दरबार में लाए हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम चोर से इनके गहने वापस दिलवाओ और चोर को सजा दो। बताइए, आपके गहने किसने चोरी किए हैं? मैं उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उस औरत ने सोहन के काका की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोतीलाल ने ही मेरे गहने चोरी किए हैं। अपने काका का नाम सुनकर सोहन के होश उड़ गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। ये आप क्या कह रही हैं? आपने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। महाराज, मैंने खुद मोतीलाल को चोरी करके गहने अपने घर में ले जाते हुए देखा है। मुझे इंसाफ चाहिए। सोहन, अब फैसला तुमको करना है। एक तरफ तुम्हारे काका हैं और एक तरफ ये औरत है जिसे तुमसे इंसाफ की उम्मीद है। सोहन, तुम इस मामले की पूरी तरह से छानबीन करो, फिर अपना फैसला सुनाओ। हमें यकीन है कि तुम सच को सामने लाकर सही न्याय करोगे। आपके पास क्या सबूत है कि गहनों की चोरी मेरे काका मोतीलाल ने की है? आप इनके घर की तलाशी लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरे गहने अपने घर में ही छुपाए हैं। ठीक है, पहले मैं घर की तलाशी लूंगा, फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। सोहन राजमहल के सैनिक के साथ अपने ही घर में तलाशी के लिए जाता है। जैसे ही वो घर में घुसता है, वो देखता है सोने के गहने सामने ही रखे हुए हैं। वो औरत सही कह रही थी, गहनों की चोरी आपके काका मोतीलाल ने ही की है। सोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब उसे अपने काका के खिलाफ एक कठिन फैसला लेना था। अगले दिन फिर से राज दरबार लगता है। सबको सोहन के फैसले का इंतजार था। महाराज, मैंने अपने घर की तलाशी ली और गहनों को वहाँ छुपा पाया। इससे पता चलता है कि चोरी मेरे काका मोतीलाल ने की है। सोहन, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम अपने काका को दोषी मानकर उन्हें सजा दोगे? मैं अपने काका मोतीलाल को गहने चोरी करने के आरोप में 10 साल कारावास में रहने की सजा सुनाता हूँ। सोहन के इतना कहते ही दरबार में खामोशी छा गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सोहन ने अपने ही काका को कारावास में रहने की सजा सुना दी है। मोतीलाल राजमहल के कारावास में कैद हो जाता है। सोहन को रात भर नींद नहीं आती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके काका चोरी कर सकते हैं। अगली सुबह सोहन अपने काका से मिलने कारावास में जाता है। काका, मुझे पूरा यकीन है कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। इतना कहकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आज तुझे न्याय करता देखकर मेरी परवरिश सफल हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं काका?
मैंने आपको कारागार में डाल दिया और आपको मुझ पर गर्व हो रहा है। बेटा, मैंने ही तुझे सिखाया था कि सच्चाई के लिए अगर किसी अपने को भी सजा देनी पड़े तो पीछे मत हटना, और आज तूने वही किया। मोतीलाल काका को सोहन पर गर्व था, लेकिन सोहन का मन अशांत था और उसे राज दरबार की कुर्सी अपने ऊपर बोझ लगने लगी। वो राजा और रानी से मिलने उनके पास राजमहल में जाता है। महाराज, मैं राज दरबार की कुर्सी छोड़ रहा हूँ, कृपया आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। तुम राज दरबार का पद छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? धीरे धीरे प्रजा तुम्हें पसंद करने लगी है। महाराज, मैंने अपने काका को कारावास में डाल दिया। उन्होंने मुझ जैसे अनाथ बच्चे को मंदिर से उठाकर उसकी परवरिश की थी। राज दरबार की कुर्सी मेरे ऊपर बोझ बन चुकी है। इतना कहते ही सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो औरत जिसके गहने चोरी हुए थे राजमहल में प्रवेश करती है। तुम्हारे काका ने कोई चोरी नहीं की है। मैं रानी सुमित्रा की छोटी बहन राधा हूँ और हम सब मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये सुनकर सोहन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन आपके गहने हमारे घर में मिले हैं। वो गहने हमारे घर में कैसे आए? वो गहने मैंने अपने सैनिक को आदेश देकर तुम्हारे घर में रखवाए थे। आपने ऐसा क्यों किया महारानी? आप मेरी बार बार परीक्षा क्यों ले रही हैं? सोहन, हमें अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए था। हमने तुम्हें चुना है वीरपुर राज्य का उत्तराधिकारी, और हमें तुम्हारे रूप में हमारा बेटा मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं एक सब्जी बेचने वाला साधारण सा लड़का वीरपुर राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता हूँ? याद है सोहन, मैंने तुमसे कहा था कि राजा बनने के लिए शाही खून नहीं चाहिए, एक बड़ी सोच चाहिए और एक नीयत चाहिए जो अपने से पहले दूसरों का भला करे। बेटा, असली राजा वो है जो खुद भूखा रहे लेकिन अपनी प्रजा को भूखा न सोने दे। ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। राजा वो होता है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, चाहे उसके लिए उसे किसी अपने को ही सजा क्यों न देनी पड़े। तुमने अपने काका को सजा सुनाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक न्याय प्रिय राजा हो और तुम्हें दरबार में कुर्सी का लालच नहीं है। हमने तुम्हारी जितनी भी परीक्षा ली सब में तुम सफल रहे, इसीलिए आज से तुम वीरपुर राज्य के उत्तराधिकारी हो और हमारे बेटे हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक राजा के बेटे को राजा नहीं बनना चाहिए, बल्कि राजा उसको बनना चाहिए जो उसके लायक हो, जो अपनी भूख मिटाने से पहले अपने प्रजा का पेट भरे, वो ही असली राजा है।